हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल वंश। मुगल वंश में अभी तक हमने मुगल वंश के जितने भी शक्तिशाली शासक थे उनको देख लिया है। अब हम देखेंगे उत्तर मुगल वंश। उत्तर मुगल वंश का हमने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में हम देखे थे शक्तिशाली शासक और उत्तर मुगल वंश में जितने भी शासक थे उनके जो कार्य का समय था उनको देखे थे। अब हम देखेंगे उत्तर मुगल वंश के शासकों की जो कार्य था, क्या क्या कार्य किए उनको देखेंगे। उत्तर मुगल वंश का जो दौर चलता है वो 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक, जब बहादुर शाह जफर द्वारा जो है मुगल वंश की खात्मा हो जाती है, जब ये 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। तो आइए देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद जो है इनके पुत्र में विवाद चलने लगता है। 3 पुत्र थे उनके। पहला जो थे वो मुअज्जम, और दूसरा जो थे मोहम्मद आजम, और तीसरे कामबख्श। इन तीनों में विद्रोह होता है और आपस में ये युद्ध करते हैं। और जो पहला युद्ध होता है मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में, एक जजाऊ का युद्ध से जानते हैं जो 1717 में हुआ था। इस युद्ध में जो थे मोहम्मद आजम वो पराजित हो जाते हैं और मुअज्जम जीत जाता है और वह अपने भाई को ही मरवा देता है। तो देखते हैं हम, इसका जो मूल नाम था वो मुअज्जम था, जिसे बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं या बहादुर शाह प्रथम के भी नाम से जानते हैं। इसका जो शासन चला था वो 1707 से लेकर 1712 तक। उसके बाद इसने अपने भाई से मोहम्मद आजम से एक युद्ध करता है जिसे जजाऊ का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद आजम पराजित हो जाते हैं और वो मार दिए जाते हैं। जो इसका दूसरा भाई था वो 1709 में अपने भाई से युद्ध करता है, बीजापुर का युद्ध के नाम से जानते हैं, वो कामबख्श को भी मुअज्जम जो है पराजित कर देता है और गद्दी पर बैठता है। और वह उसी वक्त बहादुर शाह का जो है उपाधि लेता है। उसके बाद बताया जाता है यह एक बहुत ही अच्छा शासक था। इसने सहिष्णु शासक भी कह सकते हैं। इसने अपने शासन दौर में जो इतने अच्छे कार्य किए, इसने बहुत से संधि कर ली, आक्रमण तो बिल्कुल ही नहीं किया। यह एक बहुत शांतिपूर्वक शासक था। इसे जनता ने साहिब बेखबर की उपाधि दी थी। सन 1689 में औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र साहू जी को बंदी बना कर रखे थे जो मुगलों ने, उसे छुड़वा देते हैं और उन्हें महाराष्ट्र भेज देते हैं। उसके बाद वो राजपूतों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं और राजपूतों से भी इनकी अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। बात करें सिखों की, तो सिखों के गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मर चुके थे और उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बंदा बहादुर, वो तो गुरु तो नहीं थे लेकिन वह एक सैनिक के रूप में जो शासन कर रहे थे। सिखों के वो गुरु थे और गुरु से बंदा बहादुर से और बहादुर शाह से बनती नहीं थी, क्योंकि जो बंदा बहादुर थे उन्होंने पंजाब में मुसलमानों से संधि की और इस संधि में जो थे बहादुर शाह ने भी अपना अच्छा खासा योगदान दिया और इसी कारण है कि इन दोनों में बनी नहीं। बाकी जो थे बहादुर शाह वो सभी से अच्छा खासा व्यवहार बना लिए थे। उसके बाद देखते हैं हम जहांदार शाह जो थे। जहांदार शाह इनके पुत्र थे बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। जो पहला पुत्र था वो जहांदार और जो दूसरा था वो आजिम उस शान और जो तीसरा था वो जहान शाह और जो चौथा पुत्र था वो था रफी उस शान। ये 4 पुत्र थे। इनके मृत्यु के बाद बहादुर शाह के बारे में बता दें कि ये जब गद्दी पर बैठे थे तो उस वक्त ये 63 वर्ष के थे और यह सिर्फ 5 वर्ष शासन कर पाते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इन भाइयों में विवाद चलने लगता है गद्दी को लेकर और बताया जाता है कि आपस में ये लोग इस तरह से भिड़ गए कि इन्होंने अपने पिता बहादुर शाह की जो शव थी उसको करीब 1 माह तक जो दफनाया नहीं गया था। इतने लोग आपस में विद्रोह करने में लीन हो गए कि अपने पिता की
जो शव को दफना नहीं पाए। और बाद में जो थे एक ईरानी दल के नेता थे जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह की सहायता की और उन्हें जो है शासक बना देते हैं। और वह बताया जाता है कि 1712 से 1713 के बीच में ही रहते हैं, करीब 10 माह तक जो है वो शासक बने रहते हैं। और जो आगे आते हैं वो फारुखसियर जो थे वह मिलते हैं किससे, सैयद बंधु से। सैयद बंधु जो एक बताया जाता है कि वो 2 भाई थे और उनका नाम जो था अब्दुल खां और हुसैन खां। अब्दुल खां हुसैन खां जो थे वो एक अच्छे लड़ाकू इंसान थे, वो माना जाए कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। वो लोग ने फारुखसियर की सहायता की और जहांदार शाह का जो है मृत्यु हो जाती है। किसके साथ मिले थे ये लोग, फारुखसियर के साथ मिल करके सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह की मृत्यु करवा देते हैं। बताया जाता है कि जहांदार जो था यह एक कमज़ोर शासक था, इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद इसके बारे में और बता दें, जब यह जो है जुल्फी खां के द्वारा शासक बनता है तो वह उन्हें वजीर का पद देता है जुल्फी खां को। उसके बाद यह बताया जाता है कि लाल कुंवरी नामक जो थी एक वैश्य थी, इन्हीं के कारण वह काफ़ी चर्चिल रहा अपने शासन दौर में। और उसके बाद सैयद बंधुओं की सहायता से फारुखसियर जो है वो जहांदार की मृत्यु कर देता है। उसके बाद वह गद्दी पर बैठता है जो सैयद बंधुओं ने उसे बैठा दिया। और जो उसका दौर चलता है वो 1713 से लेकर 1719 तक चलता है। उसके बाद बताया जाता है कि जब फारुखसियर शासन कर रहे थे उसके शासन दौर में जो ये लोग थे सैयद बंधु दोनों भाई कुछ अपने ढंग से कार्य कर रहे थे जो मुगल वंश के खिलाफ था। और उस वक्त फारुखसियर जो थे वो चाहते थे कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं और उनको मरवाने की योजना बनाते हैं। तो जब यह खबर लग जाती है सैयद बंधुओं को, उन्होंने मराठों के साथ मिलकर फारुखसियर का गला घोटवा कर मरवा देते हैं। तो फारुखसियर के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। फारुखसियर ने जय सिंह को एक उपाधि दी थी जिसे सवाई की उपाधि जय सिंह को दिया था। किसने, फारुखसियर ने। इन्हें सवाई राजा सवाई राजा जय सिंह के नाम से भी जानते हैं। 1717 में इसने ब्रिटिश कंपनी जो थी उसको इन्होंने शाही फरमान दिया और उनको बंगाल के जो रास्ते थे आने जाने का, व्यापार के रास्ते खोल देते हैं मुफ्त में और काफ़ी मदद करते हैं कंपनी का फारुखसियर। उसके बाद 1716 में जो बंदा बहादुर थे ये सिखों के एक नायक के रूप में जाने जाते थे। बंदा बहादुर के ही आदमी ने इनसे कपट करके और उन्हें बंदी बनवा लिया जाता है पंजाब में। और सन 1716 में इनकी हत्या कर दी जाती है फारुखसियर के द्वारा। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि बंदा बहादुर की मृत्यु किसके शासन दौर में हुआ था, तो वो फारुखसियर के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जब फारुखसियर की मृत्यु हो जाती है, इन लोग जो मरवा देते हैं सैयद बंधुओं ने इनकी मृत्यु कर देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं रफ़ी उद दर्जात। सैयद बंधुओं ने इनकी मदद की और इन्हें राजा बना दिया। रफ़ी उद दर्जात को जो 1719 में बनते हैं, इनका जो दौर चलता है वो करीब 4 माह तक ये शासक बने रहते हैं। उसके बाद इन्हें टीबी हो जाती है और ये मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं रफ़ी उद दौला। इन्हें बताया जाता है कि इन्हें पेचिस की बीमारी हो गई थी और ये भी मर जाते हैं। इनका जो दौर चलता है वो करीब 4 से 5 माह तक, उन्हीं के बीच में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये जो थे सैयद बंधु, ये काफ़ी अच्छे योद्धा तो नहीं थे, लेकिन ये लोग जो बताया जाता है कि ये राजा बनाने का कार्य भी किया करते थे। एक तरह से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि मुगल वंश के ऐसे कौन से 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल वंश के जो राजा का पद जो है वो बारी बारी से एक दूसरे को बैठाते रहे, तो वो थे सैयद बंधु
अब्दुल खां और हुसैन खां, उन्होंने ही मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया और मोहम्मद शाह का जो दौर चलता है 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह जो थे वो इन लोगों के जैसे नहीं थे, वो काफ़ी हट के थे और वो करते क्या हैं कि उन्होंने ही सैयद बंधु का पतन करवा देते हैं। उन्होंने जब जान लिया कि सैयद बंधु जो है दो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही हमारे पूर्वज को मरवाया है, वो पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचकर सैयद बंधु का हत्या करवा देते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीले बादशाह के नाम से भी जानते हैं कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो वो मोहम्मद शाह को। इसी के शासन दौर में अवध, बंगाल, हैदराबाद जो है स्वतंत्र हो जाता है। इसके पहले देखेंगे आप कि रफ़ी जो उद्दौला थे, रफ़ी उर दर्जात थे, जो ये लोग शासन अच्छे ढंग से नहीं कर पाए और जो है धीरे धीरे जो साम्राज्य था मुगल वंश का काफ़ी फैला हुआ वो कम होने लगा और अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे कई क्षेत्र अलग होने लगे और वह अपना खुद का एक साम्राज्य बनने लगा। उसके बाद जो थे नादिर शाह का आक्रमण जो होता है वो 1739 में नादिर शाह जो आक्रमण करता है वो दिल्ली पर। बताया जाता है कि यह टोटल 57 दिन तक दिल्ली पर रहा। इसने दिल्ली से जो था कोहिनूर हीरा कौन ले गया, तो वो नादिर शाह अपने साथ ले गया था। और तख्ते ए हाउस जिसे कहा जाता है मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन किसने ले गया था, तो नादिर शाह। नादिर शाह जब पहली बार आता है भारत पर आक्रमण करने, वह आकर पंजाब से वापस होता है, लेकिन उसे मोहम्मद शाह के किसी दरबारी द्वारा उसे फिर से बुलाया जाता है दिल्ली पर और वह दिल्ली आता है और आक्रमण करता है नादिर शाह। नादिर शाह ये बता दें एक फारस था, यह एक फारस का रहने वाला था। इसने जब आक्रमण किया सन 1739 में, वह 57 दिन तक दिल्ली पर जमा रहा, उसके बाद वह चला जाता है। मोहम्मद शाह के समय में सन 1737 में जो था बाजीराव प्रथम, वह 1500 घुड़सवारों के साथ आता है भारत पे और वह दिल्ली पर भी आक्रमण करता है। उसके 2 साल बाद आता है नादिर शाह। नादिर शाह के वापस जाने के बाद जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का जो दौर चलता है वो 1748 लेकर 1754 तक। इनके शासन दौर में जो था वो आया था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अलग अलग है। अहमद शाह अब्दाली भी एक फारस का रहने वाला था, नादिर शाह जैसा था। अहमद शाह जो थे वो तो मुगल शासक थे और अहमद शाह अब्दाली जो था वो फारस का रहने वाला था। उसने आक्रमण किया जो 1748 से। इनसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम आलमगीर द्वितीय। अब यहाँ से जो आएंगे शासक वो सब द्वितीय आएंगे और जो आलमगीर द्वितीय से एक क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध किसके दौर में हुआ था, जो 1757 में आलमगीर द्वितीय के समय। इनका जो दौर चलता है 1754 से लेकर 1758 तक। उसके बाद हम आगे देखते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम का जो द्वितीय, इनका जो दौर चलता है वो 1759 से लेकर 1806 तक। इनके दौर में आप देखते होंगे कि 1754 से 58 सीधा 59, लेकिन बीच में जो आते हैं वो शाहजहां द्वितीय आते हैं जो 1758 से लेकर 59 तक शासन करते हैं दिल्ली पर। आलमगीर की मृत्यु के बाद जो था शाह आलम वो मौजूद नहीं था दिल्ली में, मौजूद थे शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय करते क्या है कि अपने आप को शासक घोषित कर लेते हैं। जब यह खबर पाता है शाह आलम भी अपने आप को बिहार क्षेत्र में था उस वक्त ये बिहार में भी अपने आप को एक स्वतंत्र एक राजा घोषित कर लेता है। और जब वह वापस आता है शाह आलम दिल्ली में, तो वह इनसे आक्रमण करता है और इन्हें पराजित करके मार देता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक समय में 2 शासक
किस वर्ष थे या किसके शासन के बाद थे, तो आलमगीर के शासन के बाद, और जो थे वो 1758 से 59 के बीच में। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ किसके समय में हुआ था, तो आलम शाह द्वितीय के समय में हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। और क्वेश्चन आते हैं जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अब्दाली के बीच में और मुगल मराठों के बीच में। यहाँ ये पानीपत एक जगह है, उस पर हुआ था ये 1761 में, जो मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ था। बताया जाता है कि इस युद्ध में मराठों की जो हार हुई थी और अब्दाली इस युद्ध में जीत गया था, और इस युद्ध से जो मराठा थे उनका जो शक्ति था वो टूट गया, और वो जो शासक बनना चाहते थे, दिल्ली पर राज करना चाहते थे, मुगलों को हटाना चाहते थे, यहीं से उनका जो भ्रम था वो टूट जाता है। उसके बाद जो था बक्सर के युद्ध में जो शाह आलम भी भाग लेते हैं, और इस युद्ध में जब वो हार जाते हैं तो उन्हें एक संधि करनी पड़ती है जिसे हम आगे बताएंगे। वो 1765 में युद्ध संधि करते हैं, और 1803 में जो था ये लॉर्ड लेक जो थे एक ब्रिटिश थे, एक कंपनी के अंडर में कार्य करने वाले आदमी थे। इन्होंने शाह आलम से मिलकर एक संधि करवाई। उस संधि में जो थे इन्हें संरक्षण बना दिया गया कंपनी का, यानी कि आप अंग्रेजों के संरक्षण के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो थे मुगलों की जो किस तरह से मुगल वंश का पतन हो रहा है। आगे चलकर जब अकबर द्वितीय आते हैं, अकबर द्वितीय का जो इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि अकबर द्वितीय का समय जो चलता है वो 1806 से लेकर 1837 तक चलता है। इनके समय में जो राजा राम मोहन राय थे, इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। वो कब दिए थे कि जब ये देख रहे थे कि हमारी जो शक्ति है काफ़ी कम हो गई है, और वो राजा राम मोहन राय को कहते हैं आप ब्रिटिश चले जाइए और वहाँ के रानी से हमारे बारे में बताइए और विनती करिए। तो वो जो है राजा राम मोहन राय जाते हैं तो उन्हें राजा की उपाधि देते हैं। इनसे एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो अकबर द्वितीय ने दी थी। उसके बाद जो लास्ट थे शासक वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के भी नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति में ये भाग लेते हैं और जो थे हार जाते हैं, और हारने के बाद इन्हें रंगून भेज दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, और सन 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून के बारे में बता दें, रंगून जो है वर्तमान में म्यांमार में है, और यह म्यांमार का जो राजधानी भी रह चुका है। तो आपने पूरे उत्तर मुगल वंश का दौर समझ लिया होगा कि किस तरह से जो इनका पतन होता है वह स्टार्ट होता है, और आगे चल करके बहादुर शाह जफर के द्वारा जो था मुगल वंश वह खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मुगल वंश के जो शक्तिशाली शासक थे उनका वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वो वीडियो पा जाएंगे, उनको आप देखिएगा और इसको भी देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि मुगल वंश जो था वो किस तरह से कब से चला और कब तक ख़त्म हो गया। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।